सोचिए मजबूत सरकार की क्या हालत है कि कुवैत में 40 भारतीय श्रमिकों की मौत हो गई है आग लगने से। लेकिन इस देश के टीवी अखबार को समय नहीं है कि इस पर बात हो। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 आतंकी हमले हुए हैं। कहा जा रहा था कि 370 हटने के बाद आतंकवाद की कमर टूट गई, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। और सबसे बड़ी खबर है, सोचिए बीजेपी की जीत का परसेप्शन जो है वो क्या हो गया है। कहीं देश में कोई खुशी नहीं है। हर एक आदमी कह रहा है कि ये गड़बड़ी करके चुनाव जीता है। त्रिपुरा से इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है कि कहीं 110%, 105% वोटिंग हुई है। 500 लोकसभा सीटों पर या तो कहीं कम काउंट हुआ है, कहीं ज्यादा काउंट हुआ है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है। सोचिए 7वें दौर की वोटिंग का आंकड़ा जब 4 तारीख को काउंटिंग हुए उसके बाद जारी किया गया। ये लोग कहते हैं कि फास्ट चुनाव होता है। ये तमाम बड़ी बातें हैं जिस पर मैं बात करूंगा, और अंत में दिलीप मंडल के बारे में भी एक बात करूंगा कि क्या बैकवर्ड समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए दिलीप मंडल गैर जरूरी हैं या वो दलाल हो गए। ये बात आपको समझना पड़ेगा। और मीडिया पलटी मार रही है। सोचिए मीडिया पलटी मार रही है। रजत शर्मा पर कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराया है। कांग्रेस की जो नेता है रागिनी, सोचिए किस तरह से इस देश में 60 साल तक मीडिया कांग्रेस के साथ थी। पिछले 10 सालों से मीडिया बीजेपी के साथ है। लेकिन सोचिए इस देश में कभी भी किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पार्टी के साथ मीडिया नहीं रही है, तो तमाम बहुजन नेताओं को किस तरह से बदनाम किया गया। इसलिए मैंने कभी भी किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेताओं को भला बुरा नहीं कहा, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी होती है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और सोचिए कि ईवीएम को लेकर जिस तरह की जानकारी आ रही है वो डराने वाला है, झकझोरने वाला है। तो अब जाकर थोड़ा बहुत सवाल पूछा जाने लगा है, और सवाल पूछा जाना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक इस देश में चीजें बदलेंगी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और एक एक खबर को लेकर मैं विश्लेषण करूंगा, आपको बताऊंगा। ये वो खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए। अगर इन खबरों को आप नहीं समझेंगे तो आप टीवी अखबार मत देखिए। वो सिर्फ सनसनीखेज है, वो आपके अधिकारों के पक्ष में नहीं है। तो इन खबरों से जितना आप दूर रहेंगे उतना बेहतर है, उतना आपको अच्छा रहेगा चीज़ों को समझने में। तो आजकल सोचिए किस तरह से हम लोगों ने सोशल मीडिया की शुरुआत की, क्योंकि बहुजनों के लिए टीवी अखबार में स्पेस नहीं था। लेकिन आज बहुजन समाज के लोग, खासकर मुस्लिम समाज के लोग, दलित, पिछड़े, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक लोग आजकल रवीश कुमार और अजीत अंजुम को देख रहे हैं। आप ये मत कहिए कि हमें तकलीफ हो रही है क्योंकि उनके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। सवाल वो नहीं है। सवाल वो है कि वो बीजेपी का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो आपके मुद्दे पर बात कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये जाति जनगणना के मुद्दे पर बात करेंगे? क्या रवीश कुमार, अजीत अंजुम आपको बताएंगे कि टॉप के जो मलाईदार पद हैं उस पर सब जनरल कैटेगरी के लोग हैं? निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, अमित शाह गृह मंत्री, और बैकवर्ड को हिस्से में क्या आया है, किस तरह के मंत्रालय मिले हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, दलित समाज के जो भी लोग, जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक किसी पार्टी में हो, वो आपके आरक्षण के खिलाफ नहीं जाएगा, वो संविधान के खिलाफ नहीं जाएगा। ये देश जाति प्रधान देश है। हमें विपक्ष द्वारा 400 पार के नारे के बारे में गढ़ी गई झूठी कहानी के कारण कुछ इलाकों में हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो अब शिंदे जो है वो कह रहे हैं कि 400 पार का जो पूरा नारा था वो झूठ के आधार पर था, वो फर्जी था, झूठ के आधार पर था, एक नारा गढ़ा गया था। तो सोचिए, और उस नारा को कौन इंडोर्स कर रहा था? सारे के सारे टीवी और अखबार। मैं कह रहा हूं इस देश में बीजेपी का सबसे भरोसेमंद पार्टनर टीवी अखबार है, उसके बाद चुनाव आयोग है, उसके बाद तमाम संस्थाएं। और उसकी वजह क्या है? इन संस्थाओं में बैठे सवर्ण समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग। वो जब तक रहेंगे तब तक बीजेपी या कांग्रेस का समय रहेगा। बैकवर्ड दलित की बात नहीं हो सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि डाइवर्सिटी पर बात कीजिए। जैसे जैसे दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में आएंगे, तभी आपकी भागीदारी तय होगी।
और आपके बारे में बात होगी। लड़की का अंडरवियर निकालना, नंगा करना और खुद भी नंगा होना रेप का प्रयास नहीं है, राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है। उसके बाद कोलिजियम की पैदाइश जज इस देश के संविधान और न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक है। जाति, बिरादरी और परिवार देखकर जज बनता है कोलिजियम। न्याय की भावना और गुणवत्ता को होना जज बनने का कोई परिणाम नहीं है। कोलिजियम ऐसे ही किसी को उठा के जज बना देता है। नितिन मेश्राम ने कहा है, तो आप अगर सचमुच इस देश में लोकतंत्र मजबूत चाहते हैं तो कोलिजियम सिस्टम का विरोध कीजिए। इस पर रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा और पुन प्रसून वाजपेयी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका समाज, सवर्ण समाज कोलिजियम का लाभार्थी है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज सिंह पांडे का स्थान लेंगे। पिछले तीन थल सेनाध्यक्ष की जातियां देखिए किस जाति के हैं। इसे कहते हैं जाति की वजह से मिलने वाला आरक्षण। अब कोई काबिलियत की बात ना करे, SC ST OBC में ब्राह्मणों से ज्यादा काबिलियत है। 3.5% ब्राह्मण समाज के लोग हैं। और सोचिए तो उपेंद्र द्विवेदी तो लगातार डाइवर्सिटी को लेकर सवाल उठ रहा है। बामसेफ ये मुद्दा उठा रहा है। मैं जानकारी दे रहा हूं कि नेक्स्ट जो थल सेनाध्यक्ष होंगे वो भी ब्राह्मण समाज से हैं। इंडिया टीवी के संपादक रजत शर्मा के खिलाफ कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने दर्ज कराई FIR। लाइव शो में गाली देने का आरोप है। तो सोचिए इस तरह से ये इनका घर का मामला है। देखते हैं, इनका चित्र भी है, इन्हीं का पट है। तो सोशल मीडिया पर लगातार मैं ये खबरें आपको बता रहा हूं। और सोचिए जाति कितनी अहम होती है। बीजेपी में सम्राट चौधरी हैं, बैकवर्ड समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। वो कह रहे हैं कि हम 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। वे बिहार के नेता हैं। बिहार में 1996 से हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी CM है। वहीं विजय सिन्हा सवर्ण समाज के नेता हैं। बिहार में न कोई किंग है और न कोई मेकर, सभी जनता से मिले जनादेश पर राष्ट्र के विकास के लिए तत्पर हैं। ये भाषा है। तो सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, पार्टी कोई भी हो, दलित पिछड़ों को जब रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो पेट में दर्द होता है। आटा महंगा होगा, गेहूं भंडार 16 साल में सबसे कम विदेश से मंगाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो एक बड़ी खबर है जो लगातार मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि ये तमाम बातचीत जो है आपको जानना चाहिए। लालजी वर्मा, अब तक वो लगातार BSP में थे, इस बार सपा से अम्बेडकर नगर से सांसद बने हैं। और उन्होंने कहा है कि मुझसे मिलने के लिए आपको किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, मैं अपने गांव में रहता हूं और आप रोज सुबह आकर मुझसे मिल सकते हैं। तो बहुजन नेताओं को इसी तरह से रिच बनाना होगा। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल। ये देखिए, ये महापौर हैं। इससे पहले भी ये मछली वालों का, गरीबों का दुकान तोड़वा चुकी हैं। ये देखिए फाइल फेंक रही है। ये कानपुर की महापौर हैं, नाम है इनका प्रमिला पांडे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे लोग जब तमाम महत्वपूर्ण पदों पर बैठे होते हैं और वो जब फाइल फेंकती हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो रसूख है, ये पद से और जाति का जब कॉकटेल होता है, जाति और पद का जब कॉकटेल होता है, तो ऐसी हिम्मत आती है कि वो कैमरे के सामने भी बदतमीजी की सारी सीमाएं पार कर जाते हैं। कोई रजत शर्मा ऑन एयर गाली देता है, कोई प्रमिला पांडे इसी तरह से फाइल फेंक देती हैं, और कोई आदिवासी और शेड्यूल कास्ट के चेहरे पर पेशाब कर देता है। ये है जाति का रसूख। और इसीलिए जब हम लोग इस बात को उठाते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। आपके दर्द से मुझे परवाह नहीं है, बात तो होती रहेगी। यही सब खबरें जो हैं वो रजत शर्मा, रवीश कुमार, पुन प्रसून वाजपेयी या अभिषार शर्मा आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि जातिवाद के खिलाफ उनको बोलना रास नहीं आता है। वो कहेंगे कि ये जातिवाद है। अगर इन लोगों को सिर्फ फांसी की सजा मिलेगी तो ही न्यायपालिका को निष्पक्ष माना जाएगा, नहीं तो इनके मुंह में पेशाब करना। मेरठ में भी MP जैसा पेशाब कांड। मेरठ में 12वीं का छात्र जो शेड्यूल कास्ट है, करण चौधरी को बुरी तरह पीटा, फिर मुंह पर पेशाब किया गया। खुद ही आरोपियों ने वीडियो बनाया, वायरल की। अभी शर्मा, आशीष मलिक, राजन, मोहित ठाकुर पर FIR हुई है, लेकिन बेहद हल्की धाराओं में। ये मेरठ की तस्वीरें, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अब इस तरह के जातिवादी गुंडों का समुचित इलाज अगर नहीं होगा तो सवाल यही है कि जिस दिन दलित पिछड़े नेता बोलेंगे उस दिन इनका इलाज हो जाएगा। और सोचिए, मनुवादी मीडिया जो हमेशा से दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम करती थी, SC ST OBC के नेताओं को, वो सवर्ण नेताओं के खिलाफ भी अगर बीजेपी में नहीं है तो 2024 में प्रोपेगेंडा चला, राहुल बेकांग चले गए। राहुल गांधी भारत में थे।
उद्धव ठाकरे नतीजों के अगले दिन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव की पार्टी का कार्यालय बंद हो जाएगा। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल के लिए सबसे कठिन अब समय शुरू हो गया है। तो सोचिए किस तरह से अफवाह फैलाया जाता है और इन अफवाहों पर कोई भी सवर्ण पत्रकार बात नहीं करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप रवीश कुमार को देख सकते हैं। अगर आपको गुदगुदी करना है, अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड हैं, आप आदिवासी हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमला, पिछले 72 घंटे में 3 आतंकी हमले हो चुके हैं। संसद हमला, पुलवामा कांड, उड़ी हमला, पठानकोट हमला, ऐसे कई हमले बीते 10 साल में दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन गृह मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं होती है। अब सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता है। अगर यही रक्षा मंत्री कोई बैकवर्ड दलित होता तो सवाल पूछा जाता। और बीजेपी बहुत जल्द 240 से 337 पर आने वाली है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं। साकेत गोखले ने यह ट्वीट किया, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। 69,000 शिक्षक भर्ती। मैं फिर कह रहा हूं, यूपी में जो समाजवादी पार्टी को जीत मिली है ना, उसमें सबसे बड़ी भूमिका उन तमाम शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, दलित पिछड़ों की है जो लगातार योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार में प्रताड़ित हो रहे थे। उसमें सबसे बड़ा मामला था 69,000 शिक्षक भर्ती का। 600 दिनों तक लोगों ने, लगभग 1.5-2 साल तक लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तमाम नेताओं के दरवाजे ठीक से काएं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर यूपी सरकार और केंद्र सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी और राहुल गांधी ने भी उसको मुद्दा बनाया था। अब समाजवादी पार्टी ने उन लोगों से मुलाकात की है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जिस दिन दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, तमाम बैकवर्ड समाज के नेताओं पर बात करने लगेंगे, उनको चुनाव में कोई नहीं रोक सकता है जीतने में। और अब आ रहा हूं ईवीएम का मैजिक, जो मैंने आपको कहा था। क्या सारा चुनाव ऐसे ही जीता है? ईवीएम के मैजिक का असली खेल तो त्रिपुरा में देखने को मिला, जहां वोटिंग कहीं 110% तो कहीं 105%, कहीं 115% से ज्यादा वोटिंग का मामला त्रिपुरा का है। इंडियन एक्सप्रेस ने ये पूरी रिपोर्ट छापी है। तो सोचिए, एक एक खबरें आ रही है, धीरे धीरे ही सही। हम लोग लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, बामसेफ उठा रहा था। एक भी इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी ईवीएम पर भरोसा नहीं करता है। और अब जाकर जो मनुवादी मीडिया है वो भी इस पर बात करने लगा है कम से कम। तो चलिए, देर ही सही बात तो होने लगी है। ये सबसे बड़ी खबर थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और फतेहपुर सीकरी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिंह सिकरवार ने मतगणना में हुई धांधली को लेकर आगरा जिलाधिकारी से उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन करते हुए वीवीपैट की पर्चियों की पुनः गिनती कराने की मांग की है। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कहा है कि जो 3-4 सीटें हमें हराया गया है, हमें पता है, हम उन अधिकारियों को नहीं भूलेंगे। और जेसीबी ड्राइवर का नाम धीरज है और ये दंगाई एक समाज को बदनाम करने के लिए धीरज को मोहम्मद साजिद बता रहा है। सागर कुमार सुदर्शन न्यूज वाला, वो किस तरह से मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। तो अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो फैक्ट को जरूर क्रॉस चेक करें और फैक्ट चेक के अलावा इधर उधर बिल्कुल न हो। और ऐसे अफसर प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भाग जाते हैं। जिन अफसरों ने हराया उन्हें भूलेंगे नहीं, अखिलेश यादव ने कहा है। ये भी सोशल मीडिया पर। तो सोचिए किस तरह से, क्या सचमुच ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग जाति के हिसाब से फैसला करते हैं, काम करते हैं। दिलीप मंडल ने आज 2 पोस्ट लिखा है। सोचिए, अभी तो और जरूरी है। आज मैं कुछ आदिवासी जो बड़े पदों पर पहुंचे हैं उनकी बात करूंगा। ट्राइबल महामहिम राष्ट्रपति ट्राइबल हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड के मुख्यमंत्री ट्राइबल हैं। भारत सीएजी विनोद राय वाला पद याद है, वो भी ट्राइबल हैं। और नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, ये 5 लोग ट्राइबल हैं। और अब जाकर भारत के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा है। ये कांग्रेस के राज में 60 साल नहीं हुआ, इस पर बात करनी पड़ेगी आपको। और यही दिलीप मंडल की यही अदा हमें पसंद है। पार्टी कोई भी हो इस देश में, सवाल है कि वो दिलीप मंडल, ट्राइबल, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़ों की बात करेंगे। अजीत अंजुम करेंगे क्या? अभिषेक, रवीश, पुनप्रसून। लेकिन सोचिए किस तरह से तमाम बहुजन दलों के नेता दिलीप मंडल को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। अरे हमारी लड़ाई राजनीतिक भागीदारी की है, आरक्षण बचाने की है। अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल एवं सूचना, नितिन गडकरी सड़क परिवहन, एस जयशंकर विदेश, मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री, ये सारे सवर्ण समाज को। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में ये तमाम डिस्कोर्स दिलीप मंडल का खड़ा किया हुआ है, जिसकी आज फसल तमाम आरजेडी सपा काट रही है।
ये सारा डिस्कोर्स दिलीप मंडल का खड़ा किया हुआ है। अगर दिलीप मंडल नहीं लिखते मीडिया में तो हम लोग कभी भी नौकरी छोड़ने की हम लोग हिम्मत नहीं दिखा पाते। इसलिए दिलीप मंडल की भूमिका को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस देश में तमाम दलित, पिछड़े, किसान, शोषित, वंचितों की आवाज दिलीप मंडल ने उठाई है और वो रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। वो किसी पार्टी के सगे नहीं हैं, वो इस देश के शोषित, वंचित समाज के सगे। इसलिए आप लोग पार्टी से निकलिए। पार्टी कोई भी हो, सवर्ण समाज के लोग जिस पार्टी में रहेंगे वो अपना हित देखेंगे। उसी तरह से बैकवर्ड समाज के लोग किसी पार्टी में रहेंगे, शेड्यूल कास्ट के लोग, ट्राइबल किसी पार्टी में रहेंगे तो वो समाज का हित देखेंगे, और नहीं देखेंगे तो वो हारेंगे। इसलिए उनको अब हिम्मत तो मिली है कि आप समाज के बारे में बात कीजिए। दिलीप मंडल को इग्नोर मत कीजिए, उनकी आलोचना मत कीजिए। वो कहीं भी रहें, वो सामाजिक हितों से समझौता नहीं कर सकते हैं। और पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में 28 मंत्रियों पर क्रिमिनल केस, 19 के खिलाफ गंभीर आरोप है। ये सबसे बड़ी खबर है। और मैं फिर कह रहा हूं, एक और खबर बताऊंगा मैं, दिलीप मंडल का रहना क्यों जरूरी है इस समाज में। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उनको इग्नोर, आज डॉक्टर रितु का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा हो, दिलीप मंडल तो वो शख्सियत है जिन्होंने सचिन से लेकर लता मंगेशकर पर सवाल उठाए हैं। और सबसे ज्यादा जातिवादी, मनुवादी से गाली सुनने वाला कोई शख्स है तो दिलीप मंडल। इस देश में तमाम जातिवादी, मनुवादियों को हेकड़ी तोड़ने वाला कोई शख्स है तो वो दिलीप मंडल है। और सोचिए, चुनाव आयोग का गोलमाल पकड़ा गया, ईवीएम से 47,894 वोट ज्यादा निकले हैं। तो इस तरह की तमाम गड़बड़ियां हुई हैं जो सोशल मीडिया पर लोग लिखा जा रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप बैकवर्ड समाज से हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, तो आप किसी भी कीमत पर किसी भी खबर को इस अंदाज से नापिए कि उस खबर में आपके लिए क्या है। इस देश में 60 साल कांग्रेस थी, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, दलित पिछड़े पदों पर नहीं पहुंचे। आज दिलीप मंडल जैसे लोग की आवाज है, इसलिए आप रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए दिलीप मंडल, आप मुझसे नाराज रहिए, खुश रहिए, दिलीप मंडल किसी के सगे नहीं है। वो मुद्दों पर बात करते हैं और वो बैकवर्ड के सगे हैं। और अगर रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी आपको अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ हैं, तो आपको ये समझ मुबारक हो। मुझे पता है ये सारे पत्रकार कभी भी जातिवाद पर मुंह नहीं खोलेंगे, चाहे किसी की सरकार हो। और इन सब लोगों के पत्रकारिता के दौर में बैकवर्ड, दलित, पिछड़े समाज के नेताओं को बदनाम किया गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार में यादव प्रतिनिधित्व सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में इतने यादव मंत्री इतिहास में कभी नहीं रहे। मोदी सरकार में 4 यादव मंत्री हैं आज के समय में। कांग्रेस को किसी ने मना कर रखा था क्या? आज अगर कांग्रेस हाथ में संविधान और जाति जनगणना का मुद्दा उठा रही तो उसकी वजह है दिलीप मंडल। पिछले 10 सालों से दिलीप मंडल, 15 सालों से तो मैं देख रहा हूं, अगर दिलीप मंडल ने सोशल मीडिया पर आकर डिस्कोर्स नहीं शुरू किया होता दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का, तो हम जैसे लोग न होते। और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ही नहीं, राहुल गांधी की भाषा न बदली होती। 70 साल से जातिवाद के नाम पर कोई बोल रहा था क्या? ये सब कुछ दिलीप मंडल का क्रेडिट दीजिए। वो किस पार्टी के लिए लिख रहे हैं ये बड़ा मुद्दा नहीं है, सवाल है कि वो दलित पिछड़ों के लिए लिख रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जो मुस्लिम समाज उनको गाली दे रहा है, सवाल है कि इस देश के 90% मुस्लिम समाज ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं, उनका भी तो भला होगा। दिलीप मंडल क्या कह रहे हैं? हम संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। 90% मुसलमान भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। आप एससी हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं, तो भी ओबीसी एससी हैं। तो दिलीप मंडल किसी धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, किसी जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो संविधान के अधिकार में आपको सजग कर रहे हैं। जामिया में, एएमयू में रिजर्वेशन होगा, तमाम दिल्ली के कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको कांग्रेस ने एलीट क्लास का इंस्टीट्यूशन, चाहे अल्पसंख्यक समाज के नाम पर, क्रिश्चियन समाज के नाम पर, क्या क्रिश्चियन समाज में शेड्यूल ट्राइब नहीं है? क्या मुस्लिम समाज में ओबीसी नहीं है? 90% मुस्लिम समाज का भी भला होगा, क्रिश्चियन समाज का भी भला होगा। आप देख लीजिए, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी आपका धार्मिक नाम नहीं है, ये आपका संवैधानिक नाम है और संविधान आपको अधिकार देता है। और ये जागरूकता किसी रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा या पुण्य प्रसून वाजपेयी ने नहीं बनाया है। मुझे अगर दिलीप मंडल और सवर्ण पत्रकारों को चुनना होगा तो मैं दिलीप मंडल के साथ हूं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।